बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात की थी कि दो स्टेजेस हैं जिसमें पोस्ट नेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट आ जाता है और प्री नेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट आ जाता है। तो प्री नेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट के हमने उसको डिस्कस हमने कर लिया था। उसके बाद देखते हैं कि पोस्ट नेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट में कौन सी डेवलपमेंट होती है और इसकी फर्दर कितनी स्टेजेस हैं। तो इसके स्टेजेस की बात करें तो मेनली इसको 3 से 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट एंड ओल्ड एज बट इसमें एडल्टहुड भी आ जाती है। और इसके अलावा जो मेन कंट्रीब्यूशन या मेन चेंजेस देखे जा रहे होते हैं वो एडोलेसेंस तक को ज़्यादा कवर किया जा रहा होता है। हम देखते हैं कि इनकी ये एज वाइज किस तरह कंट्रीब्यूटेड हैं और कौन कौन से चेंजेस में अकर हो रहे होते हैं। तो आप सबसे पहले देखते हैं इन्फेंसी का टाइम ड्यूरेशन होता है बर्थ से लेकर 2 साल तक, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है और वहाँ से लेकर 2 साल तक की टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो हमारे इन्फेंसी में आता है। इसमें ज़्यादातर बच्चा जो होता है वो डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स पे, केयर गिवर्स पे, या जो भी उसके साथ होते हैं वो टोटली डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ भी किसी हद तक स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि बच्चा बोलना भी कुछ हद तक स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा सेंसेशंस को कोऑर्डिनेट करके फिर उसके अकॉर्डिंग फिज़िकल एक्शन परफॉर्म करना भी, और इसी तरह बाकी और चीज़ें वो सीख रहा होता है। इसके अलावा इन्फेंसी में फ़िज़िकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती है, यानी कि हाइट, वेट और इस तरह उसकी फीडिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि हाइट अगर देखें तो फर्स्ट ईयर में बच्चे की बर्थ से फर्स्ट ईयर तक 18 से 22 इंचज़ तक, और सेकेंड ईयर जब वो 2 साल का होता है तो चाइल्ड की हाइट 32 टू 35 इंचज़ तक हो जाती है। उसके बाद उसका वेट देखते हैं कि स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जब एक नॉर्मल बेबी होता है और उसकी एक न्यू बोर्न और नॉर्मल बेबी का वेट 5 टू 10 पाउंड्स होता है, और फिर वक्त के साथ साथ जैसे उसी टाइम ड्यूरेशन में, इन्फेंसी के टाइम ड्यूरेशन में 5 टू 7% वो डिक्रीज़ भी हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और फंक्शंस भी हो रहे होते हैं, जैसे कि ब्रेन डेवलपमेंट है बहुत तेज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से वेट जो है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। इसके अलावा जो है स्वेलिंग भी होती है, तो वो इस लिहाज से 5 टू 7% वेट डिक्रीज़ हो रहा होता है। इसके अलावा स्टडीज़ कहती हैं कि जब बेबी की बर्थ होती है, एक न्यू बॉर्न बेबी के ब्रेन का वेट 25% होता है, यानी कि जो एक एडल्ट ब्रेन होता है उसका 25% ब्रेन होता है जब बेबी पैदा होता है, और जब वो 2 साल का हो जाता है तो उसका ब्रेन 75% तक डेवलप हो चुका होता है। इसी वजह से उसमें साइज़ भी उसका चेंज हो रहा होता है ब्रेन का, और इसके साथ साथ उसकी शेप भी, स्कल की शेप भी, वो भी इंक्रीज़ और उनका चेंज हो रहा होता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है न्यूट्रिशन। इस इन्फेंसी के टाइम पीरियड में न्यूट्रिशन को में सबसे पहले जो है मिल्क ही होता है, और मिल्क में भी ब्रेस्ट फीडिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि 2 साल तक बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग ही बेहतर समझी जाती है। और इसकी वजह से चाइल्डहुड में जो कुछ न्यूट्रिशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसमें हमारे पास मेरास्मस और क्वाशियोर्कर की डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। मेरास्मस में और क्वाशियोर्कर दोनों ही प्रोटीन की डेफिशिएंसी की बीमारियां हैं, लेकिन मेरास्मस में ये होता है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी इतनी सीवियर हो जाती है कि बेबी की बोन्स भी बाहर नज़र आने लग जाती हैं, यानी कि वो इस हद तक अंडरवेट हो जाता है। क्वाशियोर्कर में ये होता है कि ये भी एक प्रोटीन डेफिशिएंसी और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी की वजह से या उनकी एबनॉर्मल कंजप्शन की वजह से ही हो रही होती है। लेकिन इसमें ये होता है कि बॉडी स्वेल होने लग जाती है चाइल्ड की, यानी कि उसमें फ्लूइड भर जाता है। तो ये है न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम। इसके अलावा एक प्रॉब्लम है इन्फेंसी में शेकन्स बॉडी सिंड्रोम, जिसे कहा जाता है। शेकन्स बॉडी सिंड्रोम में ब्रेन स्वेल हो जाता है, और जैसे कि ब्रेन हैमरेज कहते हैं हम उसको, वो हो जाता है बच्चे को, और जिसकी वजह से डेथ भी कॉज हो जाती है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको
उसके फादर होते हैं या अंकल्स या आंटीज जो भी होते हैं वो उनको प्यार करने के लिए उसको उठाते हैं और उसको शेक करना लग जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है और वो उसको डेथ की तरफ ले जाती है। दैट इज़ कॉल्ड शेकन्स बॉडी सिंड्रोम। उसके बाद हम चलते हैं चाइल्डहुड की तरफ। चाइल्डहुड का टाइम ड्यूरेशन 2 से 11 साल तक का होता है। चाइल्डहुड को हम 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल का टाइम ड्यूरेशन आ जाता है और लेट चाइल्डहुड में 6 से 11 साल का टाइम ड्यूरेशन आ जाता है। अर्लीहुड में कौन कौन सी चेंजेस आ जाती हैं? इसमें मसल वेट यानी कि बॉडी वेट जो होता है वो रिड्यूस हो रहा होता है, यानी कि कम हो रहा होता है, बॉडी फैट कम हो जाता है और हाइट कम हो रहा होता है। इसलिए हो रहा होता है क्योंकि बाकी फंक्शंस हो रहे होते हैं और जो हाइट होती है वो इस टाइम ड्यूरेशन में किसी हद तक स्टॉप हो रही होती है, यानी कि वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रही होती इस वजह से। क्योंकि लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में लड़कियों की हाइट जो होता है वो लड़कों की निस्बत ज़्यादा होगी। इसका रीज़न ये है कि बॉयज़ जो हैं वो उनकी बॉडी मस्कुलर स्ट्रेंथ पे फोकस कर रही होती है, मतलब कि उनमें मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही होती है, मसल बिल्डिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से उनका बॉडी फैट भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा होता है और हाइट भी उनकी कम हो रही होती है। और लड़कियों की उनकी निस्बत हाइट अच्छी हो रही थी, यानी कि बढ़ जाती है। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका वेट और हाइट दोनों ही एक प्रॉपर वे में डेवलप यानी कि ग्रो उनकी स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा जब चाइल्डहुड के टाइम ड्यूरेशन में जो स्टेज होती है इसमें 1 साल में 2 से 3 इंच तक चाइल्ड की हाइट इंक्रीज़ हो रही होती है और जब वो 6 ईयर्स का हो जाता है तो उसकी हाइट 4.2 इंचेस होती है और वेट उसका 5 to 6 किलोग्राम तक हो जाता है। लेकिन ये जो चीज़ें यानी कि हाइट और वेट, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये कुछ फैक्टर से इन्फ्लुएंस भी हो सकती है, यानी कि किसी बच्चे की ज़्यादा हो गई, किसी की छोटी हो गई, किसी का वेट बहुत कम हो गया, किसी का ज़्यादा हो गया। तो ये चीज़ें जो है ये इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं, जैसे कि उनकी इनहेरिटेंस उनको इन्फ्लुएंस कर रही होती है, यानी कि उनकी इनहेरिटेंस का उनके वेट और उनकी हाइट पे इफेक्ट होता है। इन्वायरमेंट में मतलब कि उनके इन्वायरमेंट में उनको कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं क्या नहीं है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है न्यूट्रिशन, क्योंकि जितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन अच्छी होगी उनका बॉडी वेट और उनकी हाइट उतनी ही अच्छी ग्रो होगी और उतनी ही नॉर्मल रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं लेट चाइल्डहुड का टाइम ड्यूरेशन होता है 6 to 11 ईयर्स और इसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन होती है कि चूँकि बोन्स में फास्फोरस और कैल्शियम की डिपोजिशन हो रही होती है, एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, इसकी वजह से बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि चाइल्डहुड में ब्रेन डेवलपमेंट किस तरह हो रही होती है। अगर ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो चाइल्डहुड के टाइम ड्यूरेशन में ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रैपिड होती है और इसमें क्योंकि ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उनमें माइलिनेशन का प्रोसेस बहुत तेज़ी से हो रहा होता है और जो डेंड्राइट्स कनेक्शंस होते हैं न्यूरॉन्स के ब्रेन पार्ट्स में वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन का स्कल साइज़ और जो ये इनका स्कल का और ब्रेन का साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है और आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन भी कंप्लीट हो चुकी होती है 4 साल तक। इसके अलावा स्टडीज़ कहती हैं कि 3 से 6 साल का जो ड्यूरेशन होता है उसमें हमारे ब्रेन के पार्ट जो कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा रैपिड होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और इसी ये फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो कि एक जो हमारी साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ होती है उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा चाइल्डहुड में स्लीप का बहुत जो एक कंट्रीब्यूशंस है वो देखते हैं कि स्लीप किस तरह इफ़ेक्ट हो रही होती है और कितनी स्लीप ज़रूरी होती है। तो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग 11 to 13 आवर्स की स्लीप एक चाइल्डहुड के लिए ज़रूरी है। इतनी स्लीप की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ब्रेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसके फंक्शंस हो रहे होते हैं, लेकिन फंक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे और फिर वो स्लो हो रहे होते हैं, इस वजह से स्लीप ज़्यादा होती है और स्लीप के दौरान भी जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है
वो अकर हो रही होती है और बाकी जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो भी परफॉर्म हो रहे होते हैं। और फिर स्लीप स्टडीज़ कहती हैं कि बच्चों में स्लीप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उनका इन्वायरमेंट हो गया और उनके नेबरहुड हो गया और उनके इन्वायरमेंट में, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ऐसे इलाके में रह रहे होते हैं जहाँ पे आए रोज़ तशद्दुद के केसेस हो रहे होते हैं, या जैसे कि कश्मीर है, वहाँ पे बच्चों की स्लीप जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें नार्कोलेप्सी आ जाता है, इंसोम्निया होता है, नाइटमेयर्स होते हैं। नार्कोलेप्सी ये होता है कि नींद पूरी ना होने की वजह से एक्सट्रीम डे टाइम स्लीपीनेस हो रही होती है, और या फिर सडन अटैक ऑफ स्लीप हो रहे होते हैं कि किसी भी वक्त स्लीप की ज़रूरत महसूस होने लगती है। इंसोम्निया होती है कि बच्चों को नींद या तो आती ही नहीं है या फिर कम आती है, या फिर जब उनको आती है तो वो जल्दी उठ जाते हैं, और जब वो उठ जाते हैं जल्दी तो फिर से उनको दोबारा जो है सोने में प्रॉब्लम हो रही होती है, यानी कि बहुत कम देर के लिए वो सो पाते हैं। नाइटमेयर्स होते हैं कि नाइटमेयर्स वी कैन डिफाइन इट एज डिस्टर्बिंग ड्रीम्स एसोसिएटेड विद नेगेटिव फीलिंग्स, यानी कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो उस बच्चे को सोने नहीं दे रहे होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि वो कहता है कि मैं अगर दोबारा सोया तो मुझे वैसा ही ख्वाब आ जाएगा, तो ये भी उसकी स्लीप को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद चलते हैं एडोलेसेंस को हम टीनेज का टाइम ड्यूरेशन भी कहते हैं। इसमें 13 से 9 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं, और इसमें फ़िज़िकल चेंजेस भी हो रही होती हैं। उसके अलावा फ़िज़िकल के अलावा इमोशनल और भी हो रही होती हैं डेवलपमेंट, उसको हम डिटेल में देखेंगे। और इसमें एडोलेसेंस में एक चाइल्ड जो होती है, यानी कि बच्चा जो भी होता है, वो एक इंडिपेंडेंस और आइडेंटिटी की तरफ मूव कर रहा होता है, यानी कि अब वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, वो अपनी काम खुद कर रहा है। इसके अलावा वो अपनी पर्सनैलिटी पे भी, इनके ख़ुद को ग्रूम करने पे भी फोकस कर रहा होता है। फ़िज़िकल चेंजेस हम दो तरह से देखेंगे, एक पुबर्टी में और एक एडोलेसेंस में, क्योंकि पुबर्टी होता है वो एडोलेसेंस के अंदर ही आ जाता है। पुबर्टी यानी कि जिसे हम सने बलोगत कहते हैं, पुबर्टी ही एडोलेसेंस की तरफ हमारा एक फर्स्ट स्टेप होता है। पुबर्टी में हार्मोनल और मेजर बॉडी चेंजेस आ रहे होते हैं, और एडोलेसेंस में इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल और इंटेलिजेंस चेंजेस आ रहे होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हार्मोन्स किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं उनमें पुबर्टी टाइम पीरियड 9 to 11 ईयर्स का होता है, और गर्ल्स में पुबर्टी टाइम पीरियड 9 to 10 ईयर्स का होता है। सो एडोलेसेंस के टाइम पीरियड में हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा ही काम होता है। सो लेट अस टॉक अबाउट हार्मोन्स। व्हाट आर अबाउट और हार्मोन्स? हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट ट्रेवल along the bloodstream and transfer message and work as messenger molecules in our body and help to control that how cells and organs of the body do their work together. इसका मतलब है कि हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी में एज अ मैसेंजर काम कर रहे होते हैं, और जो उसके सेल्स और बॉडी के जो सेल्स और ऑर्गन्स होते हैं उनकी वर्किंग को भी देख रहे होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और ये दोनों सेक्सेस यानी कि मैन और वुमेन दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कि दोनों में पाया जाता है, लेकिन हार्मोन्स की जो इनकी मिकदार होती है, यानी कि जो क्वांटिटी होती है वो डिपेंड कर रही होती है, लेकिन ये पाए दोनों में जाते हैं। तो जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, मेलाटोनिन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया। तो जो एडोलेसेंस का टाइम पीरियड होता है और जो फिज़िकल चेंजेस आ रहे होते हैं उनमें ज़्यादा जो रोल होता है वो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का होता है। तो हम देखते हैं कि एस्ट्रोजन किस तरह काम कर रहा होता है और टेस्टोस्टेरोन किस तरह काम कर रहा है। अब हमने जैसे कि पहले ही बात की कि ये दोनों हार्मोन दोनों फीमेल मेल दोनों में ही पाए जाते हैं, बट इनकी क्वांटिटी जो होती है वो डिफ़र हो रही होती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ये मेल में पाया जाता है और ये फीमेल में पाया जाता है।
तो जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें अब हम इसका एस्ट्रोजन का रोल देखें तो ये फीमेल में स्केलेटल चेंजेस ला रहा होता है। इसके अलावा फीमेल में यूट्रस और ओवेरियन डेवलपमेंट भी इसी की वजह से हो रही होती है। एग डेवलप हो रहे होते हैं, एग की डेवलपमेंट जो कि FSH से कंट्रोल कर रहा होता है, उससे होते हैं। इसके अलावा जो है एस्ट्रोजन मेल में भी अपना काम अदा करता है, जैसे कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस किसी हद तक स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, इनके स्पर्म बनाने के प्रोसेस में भी उनमें भी रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा अब टेस्टोस्टेरोन भी दोनों में पाया जाता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी ज़्यादा जो होती है या इसका जो रोल होता है वो ज़्यादा मेल में होता है। ये मेल में पिच ऑफ वॉइस के डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा होता है और लाउडनेस ऑफ वॉइस में। इसके अलावा जेंटल इनलार्जमेंट, जैसे कि उनकी लड़कों की मोस्टेजेस होगी उनकी डेवलपमेंट में, और एक्सेसिव हेयर ऑन द बॉडी, और इसके अलावा स्केलेटल चेंजेस भी इसकी वजह से हो रहे होते हैं। अब देखा जाए, अब जो टेस्टोस्टेरोन है ये फीमेल में भी होता है, तो इसमें क्या कहा जाता है, अगर टेस्टोस्टेरोन फीमेल में ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उसकी वजह से गर्ल्स में लॉन्ग हेयर यानी कि उनकी बियर्ड आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो गर्ल्स की शेप लगने लग जाती है। तो इसका प्रॉब्लम गर्ल्स में आने लगता है, यानी कि पाए दोनों में जाते हैं लेकिन उनके रोल जो हैं वो दोनों में थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो ये था एडोलसेंस तक का पोस्टनेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।